गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं राकेश कपूरिया और आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम भारत का मानसून पढ़ रहे थे और मानसून की उत्पत्ति के क्रम में अब तक हमने मानसून की उत्पत्ति के जो परंपरागत सिद्धांत हैं उनके बारे में अध्ययन किया। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे मानसून की उत्पत्ति से संबंधित आधुनिक सिद्धांत कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से कारक हैं जो वर्तमान समय में भारतीय मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित कर रहे हैं, भारतीय मानसून की क्रियाविधि को प्रभावित कर रहे हैं। मानसून एक्सपेरिमेंट या मोनेक्स एक एक्सपेरिमेंट था मानसून की उत्पत्ति और उसकी क्रियाविधि को समझने के लिए। इसका आरंभ हुआ था दिसंबर 1978 में और यह अगस्त 1979 में खत्म हुआ। यानी कि लगभग एक साल का ये पूरा पीरियड मानसून के एक्सपेरिमेंट को लेकर के था कि हिंद महासागरीय क्षेत्र में, खास करके हिंद महासागरीय क्षेत्र में वास्तव में मानसून की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है और उसकी क्रियाविधि किस प्रकार की है, इस चीज़ को समझने का प्रयास किया गया था। इस मोनेक्स प्रोग्राम में जो महत्वपूर्ण सहयोगी संगठन थे वो थे WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WWW USSR, इंडिया, US, चाइना, जापान। ये कुछ महत्वपूर्ण सहयोगी संस्थाएं और राष्ट्र थे जिन्होंने मिलकर के और आपसी सहयोग से पता लगाने का प्रयास किया कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है और यह किस प्रकार से कार्य करता है। वास्तव में इस मोनेक्स प्रोग्राम का उद्देश्य था मानसूनी पवनों के परिसंचरण को समझना। हिंद महासागरीय क्षेत्र में, खास करके हिंद महासागरीय क्षेत्र, इसका जो पर्टिकुलर एरिया था इस एक्सपेरिमेंट का वो हिंद महासागर था। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और जो दक्षिणी चीन सागर है वो वाला पूरा एरिया जो था वो इसका एक्सपेरिमेंटल साइट थी जहां पर एक्सपेरिमेंट किया गया और ये पता लगाने का प्रयास किया गया कि वास्तव में मानसूनी पवनों के परिसंचरण किस प्रकार से होता है और इस परिसंचरण को समझने का प्रयास किया गया। वास्तव में मोनेक्स प्रोग्राम जो था वह 2 चरणों में पूरा हुआ। एक शीतकालीन मानसून को समझने के लिए जिसका आरंभ हुआ दिसंबर 1978 में और मार्च 1979 में यह खत्म हुआ। इसको हम कहते हैं डब्ल्यू मोनेक्स या विंटर मोनेक्स के नाम से जानते हैं। और दूसरा एक्सपेरिमेंट हुआ ग्रीष्मकालीन मानसून की क्रियाविधि को समझने के लिए जिसका आरंभ हुआ मई 1979 से अगस्त 1979 तक, और इसको हम कहते हैं एस मोनेक्स या समर मोनेक्स के नाम से जाना जाता है। तो वास्तव में मोनेक्स प्रोग्राम 2 चरणों में संपन्न हुआ, एक विंटर मोनेक्स और दूसरा समर मोनेक्स। मोनेक्स के पहले फेज में शीतकालीन मानसूनी दशाओं का बारीकी से अध्ययन किया गया जिसका मुख्य केंद्र था दक्षिणी चीन सागर। जो डब्ल्यू मोनेक्स था या विंटर जो मोनेक्स था उसमें शीतकालीन मानसूनी दशाओं का बारीकी से अध्ययन किया गया और इसका जो एक्सपेरिमेंटल एरिया था वो था दक्षिणी चीन सागर। दूसरे फेज में ग्रीष्मकालीन मानसूनी दशाओं का अध्ययन किया गया जो 3 चरणों में संपन्न हुआ। पहला जिसका मुख्य साइट था सऊदी अरेबियन प्रयोग, जिसको हम सऊदी अरेबियन प्रयोग के नाम से जानते हैं, सऊदी अरेबियन एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं, और इसका जो मुख्य केंद्र था वो था तेहरान। दूसरा था अरब सागरीय प्रयोग या अरब सागरीय एक्सपेरिमेंट जिसका मुख्य केंद्र था बॉम्बे या मुंबई। बंगाल की खाड़ी का प्रयोग या बंगाल की खाड़ी का एक्सपेरिमेंट जिसको कहते हैं हम, उसका मुख्य केंद्र था कोलकाता। यानी कि ग्रीष्मकालीन मानसून के लिए 3 साइट्स चुने गए, एक तेहरान जो सऊदी अरेबिया में है, दूसरा मुंबई जो अरब सागर में है, और तीसरा बंगाल की खाड़ी में कोलकाता। ये 3 साइट से डेटाज लिए गए और डेटा का एक विश्लेषण किया गया और उसके आधार पर यह पता लगाने का प्रयास किया गया कि ग्रीष्मकालीन मानसून में के समय किस प्रकार की दशाएं होती हैं। इन तमाम प्रयोगों के बाद यह स्पष्ट हुआ कि कोई एक कारण भारतीय मानसून की उत्पत्ति को समझाने में उत्तरदायी नहीं है, या समझाने का तरीका यदि हम ये मान लें कि एक कारक ऐसा हो जिसको हम जो डोमिनेटेड हो भारतीय मानसून को समझाने में, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए अनेक कारक उत्तरदायी हैं। जो हिंद महासागरीय मानसूनी परिसंचरण है
इसको प्रभाव डालने वाले बहुत अनेक कारक हैं, अलग अलग कारक हैं जो अलग अलग समय में भारतीय मानसून पर प्रभाव डालते हैं, जिसके कारण मानसून की उत्पत्ति में और उसकी क्रियाविधि में परिवर्तन आता है। उसमें सबसे जो पहला प्रभाव बताया, पहला कारक जो बताया गया वो था ITC-Z। ITC-Z जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था एक परंपरागत सिद्धांत के रूप में, वो भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो भारतीय मानसूनी पवन परिसंचरण पर प्रभाव डालता है। दूसरा है मस्कैरिन हाई। मस्कैरिन एक द्वीप समूह है हिंद महासागर में, और यहाँ पर किस प्रकार से हाई प्रेशर क्रिएट होता है और वह हाई प्रेशर किस प्रकार से भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, इसके बारे में बताया गया है। तीसरा है पूर्वी जेट स्ट्रीम, पूर्वी जेट स्ट्रीम। चौथा है फाइंड लेटर जेट। फाइंड लेटर जेट ये बहुत ही नवीनतम प्रयोग है जो वर्तमान समय में नए नए जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं उनमें उभर करके आ रहे हैं। इसके अलावा अल नीनो और ला नीना तथा वॉकर शेल, ये कुछ कारक हैं। ITC-Z, मस्कैरिन हाई, पूर्वी जेट, फाइंड लेटर जेट, अल नीनो, ला नीना और वॉकर शेल, ये कारक हैं जो मानसूनी पवन परिसंचरण को प्रभावित कर रहे हैं, उत्पत्ति में प्रभावित कर रहे हैं, साथ ही साथ उसकी जो क्रियाविधि है, उसकी जो मैकेनिज्म है, उसको भी प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। यही कारण है कि भारतीय मानसून कई बार बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है, कई बार बहुत ज़्यादा निष्क्रिय रहता है। तो आइए हम बात करते हैं एक एक कारक की और उसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। पहला कारक है ITC-Z तथा भारतीय मानसून पर इसका प्रभाव के बारे में हम अध्ययन करते हैं। हमने देखा था, यहां पर समझने का प्रयास करें विश्व मानचित्र में कि ITC-Z वास्तव में एक लो प्रेशर का क्षेत्र है। ये यहां पर ITC-Z क्रिएट हो रहा है, विषुवत रेखा और उसके आसपास वाला जो क्षेत्र है यहां पर ITC-Z क्रिएट होता है। ये एक लो प्रेशर का क्षेत्र होता है क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें जो है यहाँ पर सीधी चमकती हैं और सीधी चमकने के कारण अत्यधिक सूर्यतप की प्राप्ति होती है। परिणाम स्वरूप यहाँ पर अधिक तापमान होता है और अधिक तापमान के कारण यहाँ पर लो प्रेशर रहता है। इस लो प्रेशर वाले क्षेत्र पर उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से, दोनों गोलार्धों में उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से कुछ पवनें चलती हैं इस प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में, और ये वाला इस प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में। ये दोनों पवनें आकर के इस क्षेत्र में कन्वर्ज करती हैं, मिलती हैं, कन्वर्जन होता है यहाँ पर। तो ये वाला जो क्षेत्र है इसको कहते हैं ITC-Z। यहाँ पर चूंकि एक लो प्रेशर का क्षेत्र है और दोनों गोलार्धों से, उपोष्ण कटिबंधीय उत्तरी गोलार्ध से और उपोष्ण कटिबंधीय दक्षिणी गोलार्ध से पवनें आकर के मिल रही हैं, और ये मिलकर के अत्यधिक गर्मी के कारण, अत्यधिक उष्मा के कारण ये पवनें ऊपर उठ जाती हैं, ऊपर उठती हैं, ठीक है ना। ऊपर उठने के साथ साथ यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो ये एक लो प्रेशर का क्षेत्र है वास्तव में, जहाँ पर उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध से व्यापारिक पवनें आकर के मिलती हैं। उत्तरी गोलार्ध से जो व्यापारिक पवनें आ रही हैं उनको हम कहते हैं उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, और दक्षिणी गोलार्ध से पवनें आ रही हैं उनको कहते हैं दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें। क्लियर है। अब होता क्या है, इसके मैकेनिज्म को समझने का प्रयास करिए कि जब शीतकाल होता है, शीतकाल के समय सूर्य दक्षिणायन होता है, तो ऐसे में ITC-Z भी दक्षिणी गोलार्ध में होता है, क्योंकि जहां सूर्य का ताप साफ पड़ रहा हो, सीधा पड़ रहा हो सूर्य का ताप, वहां पर अत्यधिक उष्मा होगी, तो वहीं पर ITC-Z होगा। जहां सूर्य की किरणें सीधी चमक रही होंगी वहीं पर ITC-Z होता है। तो शीतकाल में जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य दक्षिणायन होता है, या दक्षिणी गोलार्ध में जब सूर्य होता है, तो ITC-Z भी दक्षिण में होता है। अब आपने देखा था कि यहाँ पर इस क्षेत्र में दो व्यापारिक पवनें आकर के मिल रही हैं, एक दक्षिण से जिसको हम दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें कहते हैं, और एक उत्तर से जिनको हम उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें कहते हैं। भारत की स्थिति यह है, ध्यान रखें। तो शीतकाल के समय भारत वाला पूरा क्षेत्र उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के प्रभाव क्षेत्र में होता है। ये पवनें शीत होती हैं, यानी कि कोल्ड विंड होती हैं,
ड्राई विंड होती हैं, यानी कि स्थल भाग से चल रही हैं चूंकि, तो इसमें आर्द्रता की कमी होगी, आर्द्रता नहीं होगी, तो इन पवनों के कारण भारत में वर्षा नहीं होती है। ये पवनें जब भारतीय क्षेत्र में आती हैं तो इसे हम कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें। ये मानसूनी पवनें इस प्रकार से चलते हुए जब बंगाल की खाड़ी में आती हैं तो बंगाल की खाड़ी में कुछ आर्द्रता ले लेती हैं, और ये आर्द्रता लेकर के फेरल के नियम को याद करें तो यहाँ पर भारतीय तट से टकराती हैं, कोरोमंडल तट से टकराती हैं और इस कोरोमंडल तट पर वर्षा करती हैं। तो शीतकालीन जो मानसूनी पवनें हैं वो ITC-Z के दक्षिण में खिसकने के परिणाम स्वरूप भारत के पूरे क्षेत्र में छा जाती हैं, और जब ये भारतीय क्षेत्र से गुजर रही होती हैं तो बंगाल की खाड़ी में जब प्रवेश करती हैं तो वहाँ से आर्द्रता लेकर के और भारतीय दक्षिणतम जो तटवर्ती क्षेत्र है, कोरोमंडल तट, तमिलनाडु वाला जो तट है, इस तट पर आकर के वर्षा करती हैं। ये शीतकाल का मैकेनिज्म है। ग्रीष्मकाल के मैकेनिज्म को समझने का प्रयास करिए कि इस ग्रीष्मकाल में सूर्य अब उत्तरायण हो चुका है, यहाँ पर चमक रहा है, तो ITC-Z की स्थिति क्या होगी? यह वाला ITC-Z यहाँ होगा। जो पहले ITC-Z यहाँ था, अब ITC-Z यहाँ पर है, यानी कि लो प्रेशर का क्षेत्र यहाँ पर हो गया। तो अब उत्तर पूर्व से आने वाली व्यापारिक पवनें यहाँ पर आकर के मिल रही हैं और दक्षिण पूर्व से आने वाली व्यापारिक पवनें इस प्रकार से चल रही हैं। यह भारतीय क्षेत्र है, तो इस समय यहाँ पर दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें भारतीय क्षेत्र में आ रही होंगी। क्लियर है? दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें जो हैं वो चूंकि समुद्री क्षेत्र से चल रही हैं और ग्रीष्म है, ठीक है, एक तो गर्मी वाली हैं, अधिक टेम्परेचर वाली हैं, और दूसरी गर्म के साथ साथ आर्द्र भी हैं। तो आर्द्र पवनें जब भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो ये भारतीय क्षेत्र में आकर के वर्षा लाती हैं, आर्द्रता को यहाँ त्यागती हैं। जब किसी पर्वतीय क्षेत्र या किसी रुकावट वाले क्षेत्र से टकराती हैं तो पवनें ऊपर उठती हैं, संघनित होती हैं और उस क्षेत्र में वर्षा कर देती हैं। इनको हम कहते हैं दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें, जो जब भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो इन्हें दक्षिण पूर्वी मानसूनी पवनें या दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें? जैसे ही दक्षिणी गोलार्ध को पार करके और विषुवत रेखा को पार करती हैं, उत्तरी गोलार्ध में पहुंचती हैं, तो फेरल के नियम के अनुसार इन पवनों की दिशा दाएं मुड़ जाती है, इस प्रकार से मुड़ जाती है। क्लियर है? दाएं मुड़ रही हैं, विषुवत रेखा को जैसे ही पार किया तो दाएं मुड़े, तो ये वाला जो भारतीय तट है जिसको हम पश्चिमी तट कहते हैं, पश्चिमी तट पर आकर के ये टकराती हैं। पश्चिमी तट पर आप याद करें कि एक हमारे यहाँ पश्चिमी घाट पर्वतमाला है, इस पश्चिमी घाट पर्वतमाला पर टकराती हैं जैसे ही ये दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें, तो यहाँ पर वर्षा करती हैं और मानसून का आरंभ होता है, भारतीय मानसून का आरंभ होता है। तो वास्तव में ITC-Z स्थानांतरण होता है सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के कारण। जब सूर्य दक्षिण में होता है तो ITC-Z की स्थिति भी दक्षिणी गोलार्ध में होती है। तो ऐसे में भारतीय जो उपमहाद्वीप है उसमें पूरे वाले क्षेत्र में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें छा जाती हैं। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें चूंकि कम टेम्परेचर वाली होती हैं और शुष्क होती हैं, तो इनके कारण भारतीय क्षेत्र में मानसून जो है वो सूखा रहता है। इनको हम उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें कहते हैं। लेकिन याद रखें कि जैसे ही ये अरब बंगाल की खाड़ी में आती हैं तो यहाँ पर आर्द्रता लेकर के इस जो तटवर्ती क्षेत्र है जिसको हम कोरोमंडल तटवर्ती क्षेत्र कह रहे हैं, इसमें आकर के टकराती हैं और यहाँ वर्षा करती हैं। तो कुल मिलाकर के उत्तर पूर्वी जो व्यापारिक जो मानसूनी पवनें हैं, इन मानसूनी पवनों से भारत में वर्षा बहुत कम होती है। इसी मैकेनिज्म को फिर अब ग्रीष्मकाल में समझने की कोशिश करें। ग्रीष्मकाल में सूर्य उत्तरायण होता है, सूर्य लगभग भारत के मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में छा रहा होता है, कर्क रेखा के आसपास वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर छा रहा होता है। तो ITC-Z की स्थिति भी जो है वो इस प्रकार से रहती है। भारत में जो शिवालिक वाला जो पर्वतीय क्षेत्र है, शिवालिक का जो पर्वतपदीय क्षेत्र है, वहाँ पर ITC-Z की स्थिति बन जाती है, जिसके कारण दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें अब दक्षिणी गोलार्ध को पार करके उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती हैं। तो यहाँ पर इन पवनों की दिशा थोड़ी सी मुड़ जाती है फेरल के नियम के अनुसार,
और ये पवनें दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों के नाम से जानी जाती हैं, जो भारत के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र से टकराती हैं, पश्चिमी घाट से टकराती हैं और भारत में मानसून की उत्पत्ति होती है। तो ITCZ वास्तव में सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के साथ साथ परिवर्तित हो रहा है और जिसके कारण भारत में उत्तर पूर्वी तथा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों की उत्पत्ति हो रही है। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर ये जो टॉपिक है वो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मस्कैरिन हाई और भारतीय मानसून का किस प्रकार से रिलेशन है। मस्कैरिन जो है वो एक द्वीप समूह है, एक द्वीप समूह है। कहाँ है, इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। ये अफ्रीका महाद्वीप वाला क्षेत्र है, ये अफ्रीकन महाद्वीप वाला क्षेत्र है और इस अफ्रीकन महाद्वीप वाले क्षेत्र में यहाँ पर मेडागास्कर है। इस मेडागास्कर के पास में यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप समूह हैं जिसको हम मस्कैरिन कहते हैं, मस्कैरिन आइलैंड्स कहते हैं। वास्तव में मस्कैरिन आइलैंड जो हैं वो हिंद महासागर के द्वीप समूह हैं। अब इस मैकेनिज्म को समझने का प्रयास करें कि मस्कैरिन जो द्वीप समूह है वो भारतीय मानसून को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है। ग्रीष्मकाल के समय चूंकि उत्तरायण रहता है सूर्य और ITCZ भारत के लगभग मध्यवर्ती क्षेत्र में रहता है, लगभग मध्यवर्ती क्षेत्र में रहता है। यहाँ इस क्षेत्र में ITCZ रहता है। तो ऐसे में यहाँ पर लो प्रेशर का क्षेत्र है, यहाँ पर लो प्रेशर का क्षेत्र है, लेकिन साथ ही साथ चूंकि सूर्य उत्तरायण है तो यहाँ अत्यधिक सूर्य तक की प्राप्ति हो रही है। अब आप याद करें कि ये वाला जो पश्चिमी क्षेत्र है भारत का वो एक मरुस्थलीय क्षेत्र है। चाहे भारत हो, पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है ये भी थार का मरुस्थल है, द ग्रेट थार डेजर्ट यहाँ पर है। इसके साथ साथ ये वाला जो अरब का मरुस्थलीय क्षेत्र है ये भी यहाँ पर है। यहाँ पर बालू पाई जाती है। सूर्य की किरणें जब सीधी चमकती हैं, अधिक सूर्य तक की प्राप्ति होती है तो ये बहुत तेजी से गर्म हो जाती हैं, बहुत तेजी से गर्म होती हैं। तो यहाँ पर जो पवनें हैं वो सेवन्य तरंगों के रूप में ऊपर उठती हैं, सेवन्य तरंगों के रूप में ऊपर उठती हैं। ऊपर उठती हुई पवनों का तापमान जो है वो कम होता है, ये भारी होती हैं और आकर के इस क्षेत्र में आकर के गिर रही हैं, मस्कैरिन आइलैंड पर गिर रही हैं, मस्कैरिन आइलैंड पर आकर के गिर रही हैं। और जो कि ये पवनें ठंडी हैं तो यहाँ का जो टेम्परेचर होगा उसको और ठंडा कर देंगी, ठंडा करेंगे तो यहाँ पर प्रेशर जो है हाई हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं मस्कैरिन हाई, यानी मस्कैरिन जो वाला जो आइलैंड क्षेत्र है यहाँ पर भारतीय थार के मरुस्थलीय क्षेत्र और अरब के मरुस्थलीय क्षेत्र से ऊपर उठी हुई पवनें आकर के गिर रही हैं और यहाँ के टेम्परेचर को कम कर रही हैं। परिणाम स्वरूप यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है और इस हाई प्रेशर से पवनें फिर भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। तेजी से दक्षिण पश्चिमी मानसून के रूप में पवनें भारत के स्थलीय क्षेत्र की ओर भागती हैं, क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर का क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर का क्षेत्र है, यहाँ पर हाई प्रेशर का क्षेत्र है। तो पवनें तेजी से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करेंगी और भारी अच्छी बारिश करेंगी, अच्छी बारिश करेंगी। तो मस्कैरिन हाई कैसे पैदा हो रहा है? थार के मरुस्थलीय क्षेत्र और अरब के मरुस्थलीय क्षेत्र के गर्म होने के परिणाम स्वरूप से सेवन्य तरंगों के रूप पवनें ऊपर उठती हैं। ये पवनें ऊपर उठती हैं तो टेम्परेचर इनका कम होता है, भारी होती हैं और ये ला करके गिरती हैं यहाँ इस मस्कैरिन आइलैंड पर, जिसके कारण यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है और कम टेम्परेचर का मतलब है हाई प्रेशर, और इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवनें तेजी से भागती हैं तो भारतीय मानसून जो है वो प्रभावी हो जाता है। मस्कैरिन हाई समझ गए और भारतीय मानसून के साथ इसका संबंध भी उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगला है पूर्वी जेट स्ट्रीम और भारतीय मानसून के बीच में क्या संबंध है। वास्तव में जो मोनेक्स प्रोग्राम था उसी मोनेक्स प्रोग्राम में एक भारतीय जलवायुवेता थे पी कोटेश्वर साहब। इन्होंने बताया कि किस प्रकार से तिब्बत का पठारी क्षेत्र एक पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति करता है। वास्तव में जेट स्ट्रीम क्या होती है? जेट स्ट्रीम ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली पवनें होती हैं, जो पवनें अपने उच्च दाब और निम्न दाब यानी कि बायोमेट्रिक ढाल के समानांतर चलती हैं। इस चीज़ को समझने का प्रयास करिए कि जनरली क्या होता है कि पवनें चलती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, हाई प्रेशर लो प्रेशर, तो पवनें इस प्रकार से चलती हैं। लेकिन जेट स्ट्रीम के साथ क्या होता है कि चूंकि इन पवनों की उत्पत्ति होती है ऊपरी वायुमंडलीय क्षेत्र में
सौर मंडल के आसपास जो ऊपरी वायुमंडलीय क्षेत्र है, सौर मंडल का जो ऊपरी हिस्सा है, वहां पर जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है। वहां पर घर्षण बल कार्य नहीं करता, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वहां पर कार्य नहीं करता, जिसके परिणाम स्वरूप पवनें हाई प्रेशर और लो प्रेशर यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट के समानांतर चलती हैं। बहुत तीव्र गति से चलने वाली पवनें होती हैं, पी कोटेश्वरम महोदय ने क्या बताया कि चूंकि ग्रीष्म काल में सूर्य उत्तरायण हो रहता है और भारत का जो तिब्बत वाला जो क्षेत्र है या हिमालय जो क्षेत्र है उसके पर्वतपदीय क्षेत्रों में ITC-Z की स्थिति होती है, यानी कि अत्यधिक सूर्य तप की प्राप्ति और लो प्रेशर का क्षेत्र। तिब्बत का पठार जो है वो एक नग्न पठार है, जहां पर आर्द्रता बहुत कम है, पेड़ पौधों की जो उपलब्धता है वो बहुत कम है, या नगण्य प्रकार के वहां पेड़ पौधे पाए जाते हैं। किसी प्रकार के पेड़ पौधे या वनस्पति तिब्बत के पठारी क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं, एक प्रकार से नग्न पठारी क्षेत्र है। तो जैसे ही सूर्य उत्तरायण होता है तो सूर्य की सीधी किरणें यहाँ पर पड़ती हैं, तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तिब्बत के पठारी क्षेत्र में टेम्परेचर अधिक हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पवनें ऊपर उठती हैं, पवनें सेवने तरंगों के रूप में ऊपर उठती हैं। पवनें ऊपर उठती हैं तो पवन ऊपर उठेंगी तो जो नीचे वाला क्षेत्र होगा वो लो प्रेशर वाला क्षेत्र होगा। पवनें ऊपर उठ रही हैं, ठंडी हो रही हैं, तो यहाँ पर प्रेशर क्या करेंगी? हाई करेंगी। यहाँ पर लो प्रेशर हो जाएगा, यहाँ पर हाई प्रेशर हो जाएगा। इस हाई प्रेशर और लो प्रेशर के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर पवनें चलती हैं, जिनको हम पूर्वी जेट स्ट्रीम कहते हैं। तिब्बत का पठारी क्षेत्र याद रखना, तिब्बत का पठारी क्षेत्र एक नग्न पठारी क्षेत्र है। सूर्य जब उत्तरायण होता है तो सूर्य की किरणें इस क्षेत्र में सीधी चमकती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यह तिब्बत का पठारी क्षेत्र गर्म हो जाता है। गर्म होने के कारण यहाँ से सेवन्य तरंगों के रूप में पवनें ऊपर उठती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप नीचे लो प्रेशर और ऊपर हाई प्रेशर की स्थिति बनती है। यहाँ पर हाई प्रेशर की स्थिति बनती है, जिसके परिणाम स्वरूप इस हाई प्रेशर और लो प्रेशर वाला जो क्षेत्र है, इस हाई प्रेशर और लो प्रेशर वाले क्षेत्र के समानांतर कुछ पवनें चलती हैं, जिनको हम पूर्वी जेट स्ट्रीम कहते हैं। इनकी दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। याद रखना, पूर्वी जेट स्ट्रीम एकमात्र जेट स्ट्रीम है जो गर्म जेट स्ट्रीम है। बाकी की सभी जेट स्ट्रीम्स ठंडी जेट स्ट्रीम्स हैं, लेकिन पूर्वी जेट स्ट्रीम जो है वो एक गर्म जेट स्ट्रीम है। जैसे ये जेट स्ट्रीम इस क्षेत्र में वापस आती है, इस क्षेत्र में आती है, तो इस क्षेत्र को और ज़्यादा गर्म करती है, यहाँ से पवनें तेजी से ऊपर उठती हैं, ठंडी होती हैं, और ये ठंडी पवनें जब भारी हो जाती हैं तो नीचे आकर के हिंद महासागर वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर आकर के गिरती हैं। क्योंकि यहाँ पर पहले से ही हाई प्रेशर वाला क्षेत्र है, क्योंकि स्थल के तुलना में जो जलीय क्षेत्र है वो ठंडा है, तो यहाँ पर टेम्परेचर कम है, तो यहाँ पर हाई प्रेशर होगा। यहाँ पर ठंडी पवनें तिब्बत के पठारी क्षेत्र से जब ऊपर उठ रही हैं, तो जो ठंडी पवनें हो रही हैं वो ठंडी पवनें यहाँ नीचे आ रही हैं, यहाँ के तापमान को कम कर रही हैं, और ये तापमान कम होने की वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो पवनें इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर भारतीय उपमहाद्वीप में तेजी से आती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में मानसून की स्थिति बेहतर होती है। भारतीय जलवायु वेता पी कोटेश्वरम ने बताया कि तिब्बत के पठार तथा पूर्वी जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। ITC-Z की भारतीय क्षेत्र में उपस्थिति तथा सूर्य के उत्तरायण के कारण तिब्बत का नग्न पठार अत्यधिक गर्म हो जाता है। परिणाम स्वरूप हवाएं सेवन्य तरंगों के रूप में ऊपर उठती हैं, जिसके कारण तिब्बत के पठार के धरातल तथा उसके ऊपर स्थित वायुमंडल के तापमान में अंतर हो जाता है। तिब्बत के पठार तथा उपस्थित तापांतर के कारण पूर्व से पश्चिम एक जेट स्ट्रीम का निर्माण होता है, जिसको हम पूर्वी जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप मैकेनिज्म समझने का प्रयास करिए कि यह तिब्बतीय पठारी क्षेत्र है। सूर्य इस समय यहाँ पर ये वाला ITC-Z का क्षेत्र है, लो प्रेशर का क्षेत्र है। यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ने से यहाँ टेम्परेचर अधिक हो जाएगा, तो पवनें सेवन्य तरंगों के रूप में ऊपर उठेंगी। यहाँ पर लो प्रेशर होगा, यहाँ पर हाई प्रेशर होगा। इसके समानांतर कुछ पवनें इस प्रकार से चलती हैं, जिनको हम पूर्वी जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र में और ज़्यादा गर्मी पैदा करेगा, इस क्षेत्र में और ज़्यादा पवनें गर्म होकर के ऊपर उठेंगी। ये पवनें ऊपर उठने के साथ साथ ठंडी होती हैं
और जब भारी हो जाती हैं तो यहाँ इस हिंद महासागरीय क्षेत्र में आकर के और गिरती हैं और मैस्कैरिन हाई के आसपास गिर करके यहाँ पर हाई प्रेशर का क्रिएट करती हैं, जहाँ से पवनें दक्षिण पश्चिमी मानसून के रूप में भारत में प्रवेश करती हैं। क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं फाइंड लेटर जेट की। फाइंड लेटर जेट आप नक्शे में समझने की प्रयास करें कि ये वाला अफ्रीकन तट है। इस अफ्रीकन तट पर हो क्या रहा है इसको समझने का प्रयास करिए। ये स्थल भाग है और ये जलीय भाग है। मेडागास्कर वाला द्वीप समूह ये है। इस मेडागास्कर द्वीप समूह के पास में मोजाम्बिक चैनल में एक गर्म जलधारा मिलती है, गर्म जलधारा आती है। ये गर्म जलधारा है। मोजाम्बिक चैनल मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच वाला जो क्षेत्र है इसको मोजाम्बिक चैनल कहते हैं और यहाँ पर एक गर्म जलधारा आ रही है, जो गर्म जलधारा इस क्षेत्र के तापमान को बढ़ा देती है। इसके साथ साथ ही अफ्रीका में केन्या के आसपास वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर एक पर्वत है किलिमंजारो पर्वत। ये वाले जो देश दिख रहे हैं यहाँ पर किलिमंजारो पर्वत है, जो अत्यधिक ऊंचा होने के कारण यहाँ पर हिमटोपियाँ पाई जाती हैं। हिमटोपियाँ पाई जाती हैं और हिम का तापमान क्या होगा? कम होगा। तो ऊपर टेम्परेचर जो है वो कम है और नीचे जो जलीय क्षेत्र है यहाँ पर टेम्परेचर अधिक होगा। परिणाम स्वरूप एक बैरोमेट्रिक ढाल बन रहा है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर बन रहा है। जो पर्वत की चोटी है किलिमंजारो का पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पर हाई प्रेशर होगा और नीचे वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर लो प्रेशर होगा। तो हवाएं यहाँ पर इस प्रकार इन दोनों के समानांतर चलती हैं, जिसको हम कहते हैं फाइंड लेटर जेट। फाइंड लेटर जेट वास्तव में बहुत से भूगोलवेत्ता इसको जेट नहीं मानते, लेकिन वर्तमान समय में ये एक जेट है जो अफ्रीकन महाद्वीप में पाए जाने वाली किलिमंजारो पर्वत और मोजाम्बिक चैनल में चलने वाली गर्म जलधारा के तापमान में अंतर के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। तापमान में अंतर के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हो रही है। अफ्रीका के तटवर्ती क्षेत्र से पवनें, चूँकि ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो हाई प्रेशर वाला है और नीचे वाला जो क्षेत्र है वो लो प्रेशर वाला क्षेत्र है। तापांतर दोनों का अंतर है, प्रेशर में दोनों में अंतर है। हवाएं जो हैं ऊपरी वायुमंडल में वो इस प्रकार से चलती हैं और ये पवनें, ये जो जेट स्ट्रीम है, फाइंड लेटर जेट है, वो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों को तेजी से भारत की ओर धकेलती है। परिणाम स्वरूप भारतीय मानसून बेहतर होता है, भारतीय मानसून की उत्पत्ति होती है। तो मेडागास्कर के पास मोजाम्बिक चैनल में गर्म जलधाराओं का मिलना तथा अफ्रीका के किलिमंजारो पर्वत पर हिमटोपियों के कारण बड़ा तापांतर पैदा होता है। इस तापांतर के कारण फाइंड लेटर जेट की उत्पत्ति होती है। फाइंड लेटर जेट की उत्पत्ति होती है और ये फाइंड लेटर जेट जो है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों को तेजी से भारतीय क्षेत्र की ओर ले जाता है, तेजी से भारतीय क्षेत्र की ओर ले जाता है, जिससे भारतीय मानसून की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर आप समझने का प्रयास करें, ये मेडागास्कर वाला द्वीप है, ये मोजाम्बिक चैनल है, यहाँ पर एक गर्म जलधारा है, जिसके परिणाम स्वरूप ये जो तटवर्ती क्षेत्र है अफ्रीका का वो अत्यधिक गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर अत्यधिक गर्म यानी कि अधिक तापमान के कारण लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है। वही यहाँ इस क्षेत्र में किलिमंजारो पर्वत की जो चोटियाँ हैं वहाँ पर हिमटोपियाँ पाई जाती हैं। इन हिमटोपियों पर टेम्परेचर जो है कम होता है, हाई प्रेशर का क्षेत्र होता है, ऊपर हाई प्रेशर नीचे लो प्रेशर। परिणाम स्वरूप जेट स्ट्रीम का निर्माण होता है, जिसको हम फाइंड लेटर जेट कहते हैं। और जो जेट स्ट्रीम है इसका निर्माण हो रहा है हाई प्रेशर और लो प्रेशर के समानांतर हो रहा है, क्योंकि जेट स्ट्रीम जो है ऊपरी वायुमंडल चलती है जहाँ पर घर्षण बल कार्य नहीं करता है, जिसके परिणाम स्वरूप हवाएं उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब के समानांतर चलती हैं। और यहीं पर इस प्रकार से दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें चलती हैं, तो ये पवनें तेजी से इन पवनों को भारतीय क्षेत्र में लेके जाती हैं, जिसके कारण भारतीय मानसून की उत्पत्ति हो रही है।